हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर ने जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया है। विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि यहाँ पर स्पष्ट की गई है। 18 सितंबर 2024 को यह विज्ञापन प्रकाशित की गई थी। फ्रेंड, हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस विज्ञापन में महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी है, इस पद के लिए जो अर्हता है वह क्या है, इस पद के लिए जो परीक्षा का प्रारूप है, परीक्षा जो आयोजित की जाएगी उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम किस तरह का रहने वाला है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और इस परीक्षा के लिए आपको तैयारी किस तरह से करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश से आते हैं और अपने ही राज्य में वह नौकरी पाना चाहते हैं, एक अच्छे सैलरी के साथ वह किसी पद में रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह पद उनके लिए या यह परीक्षा उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका दे रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहली बात कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक जो तिथि है, इसका प्रारंभ ऑलरेडी हो चुका है। आवेदन लिए जा रहे हैं 18 सितंबर 2024 से ही आवेदन लिए जा रहे हैं और इसके लिए अंतिम जो तिथि निर्धारित की गई है 30 सितंबर 2024। अगर आवेदन के देने के दरमियान में किसी भी तरह की कोई गलती आप किए रहते हैं और गलती का पता चलता है आपको, तो त्रुटि सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत आप अपनी गलती में सुधार कर सकते हैं और सुधार करने की यहाँ पर अवधि बता दी गई है। 3 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में आप अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। और अब यहाँ पर बात की गई है कि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा कब ली जाएगी। यहाँ पर दो अलग अलग तिथि बताया गया है। इसका अर्थ यही हुआ कि इन दोनों ही तरह की परीक्षाओं की जो तिथियाँ होगी वे अलग अलग दिन होगी। एक ही दिन दोनों तरह की परीक्षाएं नहीं होगी। आप ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा देंगे और उसमें यदि आप उसमें चयनित होते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए आपको भेजा जाता है, तब दोनों के ही तिथियों के दरमियान एक समयावधि आपको प्राप्त होगा ताकि आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी अच्छी तरह से करें। लेकिन दोनों ही परीक्षा के बीच में जो गैप आपको मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्या है कि दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी आप साथ में करते हैं तब अच्छा होगा। हालांकि इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से आगे भी जानेंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए जो तिथि निर्धारित की जानी है, इसके बारे में किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई है। बस यहाँ पर यह कहा गया है कि अधिसूचना बाद में दी जाएगी, अभी नहीं। फिर भी मेरे विचार से लगभग 2 से ढाई महीने के बाद परीक्षा हो ही जाएगी। लगभग 5 महीने के भीतर दोनों ही तरह की परीक्षाओं को आयोजन हो जाने की पूरी संभावना है। मैं तो कहूँगा कि 4 महीना तो काफ़ी है, 4 महीने के भीतर ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी तरह की जानकारी इस पद के लिए या इस अधिसूचना को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप आवेदन देना चाहते हैं, तब यह वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे www.mpsc.gov.in पर जाएंगे, जहाँ पर आपको इस परीक्षा से संबंधित हर तरह की जानकारी प्राप्त होगी और आवेदन के लिए वहाँ पर पोर्टल भी नज़र आएगा। आगे देखते हैं कि इस पद के लिए कितने यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। रिक्तियों के प्रति काफ़ी रुचि हर एक अभ्यर्थी दिखाते हैं, इसलिए हम लोगों को यह जानकारी प्राप्त कर ही लेना चाहिए कि 45 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिक्तियाँ हैं, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग हम लोग देख रहे हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 23 यहाँ पर रिक्तियाँ हैं और ओबीसी के लिए 6, एससी एसटी के लिए 16 यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। कुल मिलाकर के 45 रिक्तियाँ, जिसमें से 3 जो रिक्तियाँ हैं वह फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये जो रिक्तियाँ हैं इसकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है। सामान्यतः बढ़ता ही है, घटता नहीं है, लेकिन कम से कम 45 रिक्तियाँ हैं, जो कि कम नहीं है, काफ़ी है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका वेतनमान क्या होगा,
शैक्षणिक जो अर्हता है वो क्या है, आयु सीमा क्या है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। जो पद का नाम है जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर पद है यह। इसके लिए वेतनमान जीपी सहित आप देख रहे हैं 9300 से लेकर के 34,800 तक यहाँ पर वेतनमान आप देख पा रहे हैं। जहाँ तक शैक्षणिक अर्हता और तकनीकी अर्हता की बात है, इसमें सब तरह के अभ्यर्थी इसमें नहीं आएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें छट जाएंगे। उन अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है जिन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन कर रखा है, जो विधि में स्नातक को प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा और कोई यहाँ पर अन्य तरह का जो ट्रांसलेशन से संबंधित जो अर्हता होती है, पीजीडीटी होती है, डिप्लोमा कोर्स होता है ट्रांसलेशन में, उस तरह की कोई यहाँ पर अर्हता की आवश्यकता नहीं है। न तो आपके लिए पीजी की आवश्यकता है, अर्थात परास्नातक भी की डिग्री भी यहाँ पर मांग नहीं की गई है। यदि आप सिंपली लो ग्रेजुएट है और आपके पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ज्ञान है, तब आप पहले बिंदु को यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। और दूसरा जो अर्हता है, दूसरे बिंदु की जो अर्हता है वो क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास ज्ञान होना चाहिए। और इस डिजिटल इंडिया में लगभग सभी के पास कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान होता ही है। तो ये जो दो अर्हताएँ रखते हैं उनके लिए कहा जाए तो काफ़ी यह सुनहरा मौका है। आपको अपने ही राज्य में नौकरी प्राप्त होने वाली है। जो भी न्यायालय में कार्य कर रहे हैं या जो अभी लॉ में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो ज़रूर इसके लिए जाएं, इसकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। हो सकता है कि इसी अटेम्प्ट में आपका हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। इस जो आयु सीमा है 18 वर्ष आपका हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, और जो अधिकतम आयु यहाँ पर निर्धारित की गई है वह 35 वर्ष है। आगे देखेंगे और क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो बात तो है। इसके बाद फिर दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि कोई अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति है, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, किन्हीं के पास यदि 2 से अधिक संतानें हैं तो भी इसके लिए वो पात्र नहीं होंगे। बाकी आप लोग थोड़ा विस्तार से देख सकते हैं, लेकिन मैं बस कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। आगे देखते हैं और क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें की गई है। आगे है आवेदन शुल्क। चलते हैं, आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जो अनारक्षित वर्ग से आते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क मिला करके 943 रुपया 40 पैसे लगेंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और जो आरक्षित है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से के वर्ग से आते हैं, उनके लिए 743 रुपया 40 पैसे का शुल्क देना होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ये तो सामान्य सी बात है। हर तरह के जो ऑनलाइन आवेदन होते हैं उसमें इस तरह की प्रक्रियाएं अपनानी ही होती है। यहाँ पर नोट के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। यहाँ क्या कहा जा रहा है थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करता है। हाँ, बात तो यहाँ पर सही है कि सभी लोग इसमें नहीं आ जाते हैं। इसमें वे ही अभ्यर्थी आएंगे, उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जो LLB किए हुए हैं या जो लॉ में स्नातक, विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए अन्य तरह के जो भी अभ्यर्थी होंगे उन्हें इसे भरने की आवश्यकता नहीं है, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे क्या है, परीक्षा की योजना। परीक्षा किस तरह से ली जाएगी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप अर्हता को पूरा कर लेते हैं तब आपको जानना है कि परीक्षा क्या जो प्रारूप रहने वाला है वो किस तरह से है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। पहली जो परीक्षा होगी वह स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
जिसमें और जो भी इस परीक्षा में सफल होते हैं तो जो सफलता का जो अनुपात होगा वह 1:3 होगा। ठीक है, अर्थात 3000 यदि अभ्यर्थी जा रहे हैं तब उसमें 1000 अभ्यर्थियों को चुना जाएगा मुख्य लिखित परीक्षा के लिए। मुख्य लिखित परीक्षा है, रिटन एग्ज़ाम है। ठीक है, यह अर्थात यह विवरणात्मक परीक्षा होगी। और पहला जो चरण वाली जो परीक्षा होगी वह वस्तुनिष्ठ होगी, यहाँ पर स्पष्ट किया गया। हालांकि आगे और भी स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं। प्रवेश पत्र यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा तिथि के लगभग 7 दिन पूर्व से उपलब्ध रहेगी। ये नहीं कि बहुत पहले से ही 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले से ही आप इसके एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, 7 दिन पूर्व ही प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा केंद्र कहाँ होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वो जबलपुर में होगी, किंतु यदि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है तब परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और यदि बढ़ाई जाती है तो कहाँ कहाँ पर जबलपुर के अलावा स्थान रहेगा, वह भोपाल होगा, इंदौर होगा, सतना होगा और उज्जैन होगा। ये 4 अतिरिक्त जगह होंगे जहाँ पर परीक्षा का केंद्र बनाया जा सकता है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। ये यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, अर्थात 100 प्रश्न 100 अंक। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दिए जाने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आप आराम से लगा सकते हैं, अंदाजन भी आप चल सकते हैं, अंदाज़ा लगा करके भी आप उत्तर को मार सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं। ये जो पहला जो चरण है उस पहले चरण में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 4 खंडों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी का खंड होगा, हिंदी का खंड होगा, अंग्रेजी का और देखिए कंप्यूटर का खंड होगा और फिर यहाँ पर जनरल नॉलेज का खंड होगा। ये 4 खंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चारों खंडों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी खंड से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा अंग्रेजी पर ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्नों के लिए 40 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि न्यायालयों में जो सुनवाई होती है या जो रिपोर्ट बनाए जाते हैं वे अंग्रेजी में होते, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। हिंदी व्याकरण से संबंधित 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्नों के लिए 30 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आप देखेंगे यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे वो अंग्रेजी में ही रहेगा। आप कहिएगा कि जो प्रश्न है उसका हिंदी रूप भी मुझे प्राप्त हो, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है हिंदी में आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलने वाला है, हिंदी भाषा को छोड़ करके। ठीक है, जनरल नॉलेज पर भी जो आधारित प्रश्न रहेंगे वे अंग्रेजी में रहेंगे। कंप्यूटर पर आधारित जो प्रश्न होंगे वे 20 की संख्या में होंगे, 20 अंक के रहेंगे और जीके सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक के रहेंगे और 2 घंटे का समय आपको प्राप्त रहने वाला है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या है इसकी मुख्य परीक्षा के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्य परीक्षा, देखिए मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है, रिटन एग्ज़ाम है। मुख्य लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है, मुख्य लिखित परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मुख्य परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराई गई प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका में ही लिखने होंगे, अर्थात जो आपको
प्राप्त होंगे वे सिर्फ प्रश्न ही नहीं प्राप्त होंगे, प्रश्न से ही जुड़ा हुआ आपको मिलेंगे, स्थान मिलेगा, जगह प्राप्त होंगे, उस जगह में उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है और फिर आपसे वह उत्तर पुस्तिका ले ली जाएगी। ठीक है, तो यह पूरी तरह से विवरणात्मक रहने वाला है मुख्य की परीक्षा। आगे देखेंगे मुख्य लिखित परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ रहेगा। जबलपुर, तो जबलपुर रहेगा। ओके, जबलपुर के परिसर में इसकी परीक्षा होगी, आयोजित की जाएगी, क्योंकि छंटने के बाद अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चयनित छात्र रहेंगे, जो भी चयनित अभ्यर्थी रहेंगे, उनको जबलपुर बुलाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा में अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने में अभ्यर्थियों को थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है। अंग्रेजी भाषा से संबंधित त्रुटियाँ, व्याकरणीय त्रुटियाँ हो जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं, वे सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा में जो हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे वे 40 अंकों के होंगे और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन जो होंगी इससे जस्ट आधा, मात्र 20 अंकों के ही इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और 20 जो अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं वो क्या है कि वोकैबुलरी पर रहेगा, मैगजिम्स पर रहेगा, लीगल टर्मिनोलॉजी पर रहेगा, प्रोवर्ब्स पर रहेगा, कोटेशंस पर रहेगा और सारी चीज़ें अंग्रेजी भाषा से ही संबंधित रहेगा। यहाँ पर नो हिंदी लैंग्वेज विल बी यूज्ड इन दी मेन एग्जामिनेशन ऑफ योर्स। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। कंप्यूटर नॉलेज भी आपको अंग्रेजी भाषा में ही नज़र आएंगे और इस पर आधारित प्रश्न 20 रहेंगे और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा 100 अंक का हुआ, डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 2 घंटे का की यह परीक्षा रहेगी। यहाँ पर यह भी कह दिया गया है, नीचे यदि हम लोग देखेंगे तो नोट में यहाँ पर वर्णित किया गया है कि मुख्य लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक अर्जित करने ही होंगे। अर्थात 100 अंक का है मुख्य परीक्षा तो 50 अंक तो आपको अर्जित करने ही होंगे और जो आरक्षित वर्ग से आते हैं उनके लिए 45% अंक उनको लाने ही होंगे, अर्थात 100 में 45 अंक उनको प्राप्ति करने ही होंगे। इसके बाद फिर अन्य किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है, आपकी बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आप से पाया गया कि सभी चीज़ें सही है तो फिर आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि इस परीक्षा में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी, किस तरह का परीक्षा का प्रारूप था और क्या क्या पूछा जाने वाला है। अब महत्वपूर्ण चीज़ को जान ले कि तैयारी आपको किस तरह से करना है। आपके हाथ में वही 4 महीने मैक्सिमम अधिकतम जो समय है वो मेरे विचार से 4 महीने है। 4 महीने से भी हो सकता है कम हो, लेकिन 4 महीने आप उससे कम का ही अवधि को लेकर के आपको पढ़ाई करना है। जो टारगेट रखना है पढ़ाई करने के लिए, जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करने की पूरी कोशिश करना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हैं। इसकी तैयारी आपको किस तरह से करना चाहिए। देखिए फ्रेंड कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अंग्रेजी में आपको विशेष ध्यान केंद्रित करना है, विशेष फोकस करना है। और इसके लिए क्या है, अभी से थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना शुरू कर दीजिए, या अगर आप पढ़े हुए हैं तो उसका रिवीजन करना प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग जो भी अर्हता प्राप्त है, जो भी लॉ से ग्रेजुएट हुए होंगे, वो तो अधिकांश जो पुस्तकें पढ़े होंगे वो तो अंग्रेजी भाषा में ही पढ़े होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अंग्रेजी भाषा से संबंधित आपको ज़्यादा समस्याएं आने वाली है। और हिंदी है, हिंदी तो हमारी भाषा है। मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, ये सब सारे हमारे हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ है, जोन्स है।
तो हिंदी में तो और भी समस्याएं नहीं होने वाली है। आपको समस्या थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा को लेकर के ही हो सकती है। इसमें देखिएगा लीगल टर्मिनोलॉजी भी है, विधि से संबंधित आपको शब्द लर्न करने पड़ेंगे, मैगजिम्स भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस, इस सब पर संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे और इस तरह से 40 प्रश्न आपके बनते हैं। कॉमन एरर्स पढ़िए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़िए, फिर शब्दों से संबंधित आपको प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों पर आपको काफ़ी संतुलित पढ़ाई करना है। हिंदी व्याकरण में भी आपको कुछ उसी तरह से, इसमें भी आप देख रहे हैं कि विधिक शब्दावली इसमें रहेगी, अंग्रेजी में भी विधिक शब्दावली रहेगी, ठीक है। और उसी से संबंधित मैगजिम्स कहा जाए, देखिए 40 अंक के हैं तो इसमें मैगजिम्स भी रहेगा, लेकिन इसमें मैगजिम्स नहीं कहा गया है। और कंप्यूटर का ज्ञान का जहाँ तक बात है तो काफ़ी आधारभूत प्रश्न ही आते हैं, पूछे जाते हैं, और उनकी संख्या 20 है। थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना है, लेकिन सभी पर आपको विशेष ध्यान देना है। और जनरल नॉलेज 10 की संख्या में है, और इसमें किस तरह के प्रश्न रहते हैं तो थोड़े इसमें आपको मिलेंगे। थोड़ा संविधान से संबंधित प्रश्न पर आपको काम कर लेना है। आप चूँकि मध्य प्रदेश से आएंगे तो फिर आप मध्य प्रदेश में भरने वाले हैं इस फॉर्म को, तो आपको इस राज्य के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वो अपेक्षित है, ठीक है। तो एमपी के बारे में थोड़े ज्ञान आपको रख लेना है। और देखिएगा बाहरी जो कैंडिडेट्स हैं, बाहरी जो अभ्यर्थी हैं, जो राज्य से बाहर है, एमपी से बाहर है, उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन भरना चाहिए। बाहर वाले भी इसे भरें, उनको बस एक नौकरी की आवश्यकता है, और नौकरी कहीं पर भी मिल जाए अच्छी बात होगी जी। इसलिए जो लो ग्रेजुएट है वो उनके बारे में तो मैं तो ज़रूर कहूँगा, जो लो ग्रेजुएट है उनको तो इस तरह की वैकेंसीज भरनी चाहिए, चाहे वह भारत के किसी भी कोने से क्यों ना आता हो, ठीक है। जहाँ तक मुख्य परीक्षा की तैयारी करने की बात है तो मुख्य परीक्षा देखिएगा कि आपको ऐसे किताबों को लेना चाहिए या ऐसे पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहिए जिसमें इस तरह के अभ्यास काफ़ी करवाए जाते हो, आपको मूल्यांकन प्राप्त हो। जो भी आप अनुवाद करेंगे, चाहे हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, तब उसका मूल्यांकन प्राप्त हो, एक्सपर्ट का मूल्यांकन आपको प्राप्त हो, और इस तरह के क्लासेस प्राप्त हो जाता है, तब फिर मुझे नहीं लगता है कि यह परीक्षा आपके लिए एक कठिन यात्रा होगी। आपको विशेषकर किस पर ज़्यादा फोकस करना है? इंग्लिश भाषा पर, और पूरी तरह से आपको फोकस कर लेना है क्या? मेन के परीक्षा पर। मेन के परीक्षा में जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वोकैबुलरी, मैगजीम्स, इतने सारी चीज़ों पर यदि आप कार्य कर लेते हैं तब आपका चयन सुनिश्चित है। फ्रेंड, इस परीक्षा के लिए हम एक कोर्स भी लॉन्च किए हुए हैं। कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पर जा कर के आप कोर्स को देख सकते हैं। हर तरह के अदालत की परीक्षा जिसमें कि अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर आपको प्राप्त हो जाएंगे, मॉक टेस्ट प्राप्त हो जाएंगे, और नियमित रूप से आपको ट्रांसलेशन से संबंधित असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसका मूल्यांकन भी आपको प्राप्त होगा, और लाइव क्लासेस भी लिए जाएंगे। आप हमसे अवश्य जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित ज़रूर करेंगे। आशा करते हैं कि आप इस वैकेंसीज के बारे में अच्छी तरह से जान गए। तैयारी करने का प्रारूप किस तरह का रहना चाहिए उसके बारे में आपने जान लिया। मिलते हैं हम लोग इसी परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अगले सेशन में। शुभकामनाएं।